हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, स्टोमेटल की स्ट्रक्चर। स्टोमेटल की स्ट्रक्चर क्या होती है, कितने टाइप के स्टोमेटल होते हैं, रंध्र कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी और स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है ना, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। कैसे इसको निकाला जाता है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ये ऐसा एक टॉपिक है ये, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। समझेंगे यहाँ पर क्या होता है स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ ए लीफ। मतलब कि जो पर्टिकुलर लीफ है कोई है ना, तो लीफ के पर यूनिट एरिया टोटल जो एरिया है उसको पर यूनिट निकालेंगे कि पर यूनिट एरिया में कितने नंबर स्टोमेटा पाए जाते हैं। एक जो इकाई जो एरिया होता है लीफ का, उसमें कितने स्टोमेटा पाए जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी एंड द टोटल एरिया ऑफ स्टोमेटा कवर्ड इन ए लीफ आर द एसेंशियल प्रीक्विसाइट्स टू असेस द रेट ऑफ द वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर लीफ, इसमें कहना चाहता है कि लीफ जो होती है पर्टिकुलर ये लीफ है, उसमें ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना उसका जो कितना वाटर होता है, मतलब कितना वाटर लॉस कर रही है पर्टिकुलर लीफ, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी स्टोमेटाज आर प्रेजेंट, है ना, कितने स्टोमेटा प्रेजेंट उस पर्टिकुलर लीफ पर, उसी पर डिपेंड करेगा कितना वाटर लॉस होगा। सेवरल एनवायरमेंटल एंड जेनेटिकल फैक्टर अफेक्ट द स्टोमेटा फ्रिक्वेंसी। बहुत सारे होते हैं, देखो स्टोमेटा कितने स्टोमेटा पाए जाने हैं, नहीं पाए जाने हैं। जैसे कि कुछ लीव्स में होते हैं इसके बाद नीचे की तरफ रंध्र पाए जाते हैं, किस में दोनों तरफ रंध्र पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर, दोनों पर ही निर्भर करता है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिकल फैक्टर दोनों पर ही डिपेंड करता है, दोनों पर ही निर्भर करता है। कौन, स्टोमेटल जो फ्रिक्वेंसी है स्टोमेटा की पाए जाने की। और हम बोल सकते हैं सीधी सी बात है स्टोमेटल इंडेक्स, कि कितने नंबर स्टोमेटा पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे, कैसे पाए जाएंगे ना, लाइक उस तरीके से। द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर चेंजेस द स्टोमेटा फ्रिक्वेंसी। अब देखेंगे कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं, जो कि जो स्टोमेटा फ्रिक्वेंसी है, जो स्टोमेटल इंडेक्स जो है उसको चेंज करती है और उसको वेराई करती है ना। तो पहला है वाटर अवेलेबिलिटी, पानी कितना मौजूद है ना, उस बेसिस पर। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन क्या है। तीसरा है टेम्परेचर। चौथा है लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी क्या है। दूसरा टेम्परेचर क्या है। वाटर अवेलेबिलिटी प्लांट के अंदर क्या है, जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा कैसे होते हैं, संकर स्टोमेटा होते हैं, नंबर में भी कम पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एनवायरमेंट जो फैक्टर होता है उन पर भी डिपेंड करता है। जो स्टोमेटल जो फ्रिक्वेंसी होती है, स्टोमेटा जो इंडेक्स होता है वो एनवायरमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कि वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे कम होती है, इसलिए स्टोमेटा का नंबर भी कम होता है। और संकर स्टोमेटा होते हैं, धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंड करता है स्टोमेटल इंडेक्स। और कुछ जेनेटिकल फैक्टर भी होते हैं, देखो ना, पर्टिकुलर जेनेटिकल फैक्टर होते हैं, उन पर भी डिपेंड करता है स्टोमेटल इंडेक्स। द प्लांट ग्रोइंग इन द वेट सॉइल, जो मतलब वो प्लांट जो कि किस में, वेट सॉइल है, गीली मिट्टी में उगते हैं, विद हाई ह्यूमिडिटी हैव लोअर फ्रिक्वेंसी देन द प्लांट ग्रोइंग इन द ड्राई सॉइल विद द लो ह्यूमिडिटी, है ना। अब देखो काफ़ी, जैसे आपको पता है, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स की बातें हम करते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें क्या रंध्र कैसे पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, क्योंकि उनमें ऑलरेडी वाटर का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है ना। तो द प्लांट ग्रोइंग द वेट सॉइल विद द हाई ह्यूमिडिटी हैज अ लोअर फ्रिक्वेंसी देन द प्लांट ग्रोइंग द ड्राई सॉइल, उनमें ज़्यादा होगा भाई, तो लो ह्यूमिडिटी। स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी इज रिड्यूस इन पोल्यूटेड एटमोसफेयर। आपको पता है जब पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टोमेटा भी कम ही हो जाएंगे प्लांट में। तो मैंने कहा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करता है ये। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे के जो फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करती है किसकी, स्टोमेटल इंडेक्स और द स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी। जैसे हुआ वाटर अवेलेबिलिटी, जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, जो प्लांट जो ग्रोइंग इन वेट सॉइल, जो गीली मिट्टी में जो प्लांट होते हैं जहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी होती है, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी लोअर हो जाती है। द प्लांट ग्रोइंग इन ड्राई सॉइल, जो प्लांट ड्राई सॉइल में होते हैं वहाँ फ्रिक्वेंसी मतलब कि स्टोमेटल इंडेक्स ज़्यादा होता है। और पोल्यूटेड एरिया में स्टोमेटल इंडेक्स कम हो जाता है। लाइट इंटेंसिटी है मार्क इफेक्ट ऑन द स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी। इन लो लाइट इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी reduces, the stomatal frequency become higher when a light grows in full
फुल, जैसे हमने लीफ से होते हैं ना, काफ़ी लीफ से होती है, उनको दोनों तरफ क्या होता है, सन की लाइट बराबर पड़ती है ना। काफ़ी लीव्स होती है ना, जैसे कि हम ग्रेमिनी में होता है, जो ग्रासेज होती हैं उनमें जो लीफ से होती हैं क्या होती है, उन दोनों तरफ जो होता है रंध्र पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दोनों तरफ लाइट की इंटेंसिटी बराबर होती है। अब काफ़ी लीव्स होती हैं उनपर एक तरफ ही लाइट इंटेंस जो सूरज की रोशनी जो होती है वो एक तरफ ही पड़ती है, तो उनमें रंध्र केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाएंगे। तो मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उस पर भी डिपेंड करता है, कितनी लाइट पड़ रही है, कितनी नहीं पड़ रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, लाइट की कहाँ पड़ रही है, कहाँ नहीं पड़ रही है, उस पर भी डिपेंड करता है क्या, रंध्रों जो है स्टोमेटल इंडेक्स जो होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, लाइट इंटेंसिटी है जो मार्क इफेक्ट ऑन स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी एंड लो लाइट इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी इज रेड्यूसेस। मतलब जहाँ पर लाइट इंटेंसिटी कम होगी वहाँ पर फ्रिक्वेंसी स्वतः ही कम हो जाएगी, और जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर स्वतः ही ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, इन ये एक्सपेरिमेंट लिया उन्होंने, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इस लाइन को पढ़ते हैं, उसको छोड़िए एक्सपेरिमेंट को। स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी इज़ नॉट कांस्टेंट विद इन ए प्लांट। तो देखो सबसे अच्छी लाइन है ये, अंडरलाइन करिएगा इसको, कि जो स्टोमेटल की फ्रिक्वेंसी होती है, जो स्टोमेटल इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है पर्टिकुलर प्लांट में। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज आर ऑफ्टन फाउंड इन दोज लीव्स दैट अकर ऑन द टॉप। ऐसा नहीं कि भाई एक जो प्लांट है उसमें सारी लीव्स में जो होता है स्टोमेटल इंडेक्स समान होगा ना, ऐसा नहीं है भाई। एक ही प्लांट की अलग अलग लीव्स में जो स्टोमेटल इंडेक्स है या स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग हो सकती है। तो पहली लाइन पर अंडरलाइन कर लीजिए कि स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी इज़ नॉट ए कांस्टेंट विद इन ए प्लांट। स्टोमेटल इंडेक्स इज नॉट कांस्टेंट विद इन ए प्लांट। एक प्लांट के अंदर जो स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, मतलब वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आर ऑफ्टन फाउंड इन दोज लीव्स दैट अकर ऑन द टॉप, है ना। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ पाई जाएगी, जो वो लीव्स जो टॉप पर पाई जाती है, क्योंकि टॉप पे क्या होती है, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी ना उनको, नीचे वाली लीव्स को लाइट इंटेंसिटी कम मिल जाएगी। जैसे कि यह कैनोपी होती है पर्टिकुलर प्लांट की, तो कैनोपी में क्या होता है कि जो ऊपर वाली लीव्स होती है उन पर क्या सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, तो लाइट इंटेंसिटी या तीव्रता ज़्यादा हुई कि नहीं हुई। तो हमने पढ़ा था कि अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर जो स्टोमेटल इंडेक्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो स्टोमेटल इंडेक्स ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात, ऊपर वाली लीव्स पर यही लिखा हुआ है। इवन विद इन ए लीव देयर इज एग्जिस्ट वेरिएशन इन फ्रिक्वेंसी। अब ये बताया उन्होंने, इस लाइन को देखिए, इन दोनों लाइन डिफरेंस क्या है। ऊपर वाली लाइन, इस वाली लाइन में तो ये बताया इन्होंने कि एक ही प्लांट की अलग अलग जगह जो लीव्स होती हैं उनमें स्टोमेटल इंडेक्स वेरी करता है, अलग अलग होता है। पर उन्होंने ये भी कहा है कि एक ही लीफ के अंदर, जैसे ये पर्टिकुलर लीफ है, अगर हम इस एरिया का स्टोमेटल इंडेक्स निकालें और फिर इस एरिया का स्टोमेटल इंडेक्स निकालें, इसका भी निकाल लिया हमने स्टोमेटल इंडेक्स और इसका भी निकाल लिया हमने स्टोमेटल इंडेक्स, तो इन दोनों का जो स्टोमेटल इंडेक्स है वो भी वेरी करता है, उसमें भी वेरिएशन पाए जाते हैं, उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती है। मतलब एक ही लीफ है, उसके डिफरेंट जो पोर्शन है उनमें भी जो स्टोमेटल इंडेक्स है वो अलग अलग होता है ना। कहने मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रास लीफ है जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी एट द टिप, जो टिप होती है उस पर लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ द लीफ वेयर द सेल्स आर स्टिल डेवलपिंग एंड स्मॉलेस्ट। जैसे कि ये प्लांट है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो लीफ लगी होती है इसके टिप होता है, उस पर लोएस्ट फ्रिक्वेंसी पाई जाती है ना, या लोएस्ट स्टोमेटल इंडेक्स पाया जाता है। और जो नीचे वाला पोर्शन जो होता है जहाँ पर जो लीफ लगना स्टार्ट होती है वहाँ पे हाईएस्ट क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स पाया जाता है, जो हाईएस्ट स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी पाई जाती है। बिकॉज स्टोमेटल फ्रिक्वेंसी आर ऑफ्टन वेरी। सेलेसबरी काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, इनकी बुक भी चलती है अपनी फिजियोलॉजी वाली। सेलेसबरी 1928 प्रपोज द टर्म स्टोमेटल इंडेक्स। तो ये पूछा जाए कि स्टोमेटल इंडेक्स जो टर्म है वो किसने प्रपोज किया, किसने दिया, वो कौन थे, सेलेसबरी। कौन थे वो, सेलेसबरी। द स्टोमेटल इंडेक्स रिलेट द नंबर ऑफ स्टोमेटा टू नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। अब क्या होता है, ये एक प्रोपोर्शन होता है कि कितने स्टोमेटा प्रेजेंट हैं और कितनी एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है, उनका एक प्रोपोर्शन होता है ना। तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। आपने ये भी पढ़ा होगा S/E+S, आपने ये भी पढ़ा होगा स्टोमेटल इंडेक्स इंटू 100, सेम ही है दोनों, है ना। आपने स्टडी की होगी पहले, कभी देखा होगा। तो इस तरीके से, चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो S/E
ई प्लस एस इंटू 100, ये क्या होता है एस्टोमेटल इंडेक्स और एस्टोमेटल फ्रीक्वेंसी दोनों सेम ही होता है ना। तो एस मतलब क्या है यहाँ पर, कैसे निकालेंगे हम एस्टोमेटल इंडेक्स, तो ये एक फॉर्मूला है एस्टोमेटल इंडेक्स का, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो एस्टोमेटल इंडेक्स मैंने कहा था कि कितने एक पर्टिकुलर लीफ एरिया है उसमें कितने एस्टोमेटा प्रेजेंट है ना, तो दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ कि जैसे भाई 5 लोग हैं, 5 की हाइट एक की, जैसे 2 लोग मान लो भाई है ना, सिंपल से 2 लोग, एक की हाइट वही 5 फीट है और एक की हाइट 6 फीट है, दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, फ्रीक्वेंसी हुई कि नहीं हुई, सेम यहाँ पे देखो एस्टोमेटा इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एस्टोमेटा प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ, ये नहीं कि कितने एस्टोमेटा प्रेजेंट है, पर यूनिट एरिया, एक इकाई क्षेत्रफल में कितने एस्टोमेटा प्रेजेंट हैं अपॉन नंबर ऑफ एस्टोमेटा, टोटल नंबर एस्टोमेटा कितने हैं। देखो ये तो क्या हुआ नंबर ऑफ, पहला क्या हुआ, ऊपर वाला क्या है अपना, ऊपर वाला क्या हुआ अपना, जैसे कि ये हुआ अपना, इसको देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एस्टोमेटा प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ, जो लीफ है उसके पर यूनिट एरिया में, एक यूनिट जो है एरिया की है ना, इकाई क्षेत्रफल में कितने एस्टोमेटा प्रेजेंट है ना, अपॉन नंबर ऑफ एस्टोमेटा, टोटल नंबर एस्टोमेटा कितने प्रेजेंट है, ये टोटल नंबर ऑफ एस्टोमेटा कितने प्रेजेंट है, जैसे ये लीफ है इसमें यहाँ तक पूरे एस्टोमेटा कितने प्रेजेंट हैं, प्लस नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स विद इन ए यूनिट एरिया ऑफ लीफ, जो हमने यूनिट एरिया लिया है, पर यूनिट एरिया में कितने हैं वो तो हमने कर लिया, और उस पर यूनिट एरिया में कितनी एपिडर्मल सेल हैं उनको काउंट करेंगे हम। तो एपिडर्मल सेल कितनी है टोटल उस पर यूनिट एरिया में, प्लस टोटल नंबर ऑफ एस्टोमेटा कितने हैं, ये क्या होता है एस्टोमेटल इंडेक्स होता है। दिस वैल्यू इज फाउंड टू बी रीजनेबली कॉन्स्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर स्पीसीज, रीजनेबली लगा दिया उन्होंने है ना, रीजनेबली बोल रहा है, मतलब कि हाँ मान सकते हैं कि लगभग कॉन्स्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट करेंगे तो, पर ऐसा कुछ होता नहीं है रीजनेबल कि भाई एक रीजनेबल का मतलब होता है कि भाई अगर एक में 50 आ रहा है तो उसी स्पीसीज की दूसरा प्लांट उसमें 49 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, रीजनेबल मतलब नियर अबाउट, लगभग समान है ना, ऐसा इस तरीके से, और वेरी करता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, किसी उस पर डिपेंड करता है। जो आज जो टॉपिक हमने पढ़ाया उसमें हमने पढ़ाया भी कि जो एस्टोमेटल इंडेक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसमें इन्वायरमेंट फैक्टर भी आते हैं तो उसमें जेनेटिकल फैक्टर भी आते हैं, किस इन्वायरमेंट फैक्टर से कैसे इफेक्ट करता है, CO2 या पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ कम होगा कि ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ कम होगा ज़्यादा होगा, एक ही जो प्लांट है उसके जो डिफरेंट एरिया में लीफ पाई जाती है उनमें एस्टोमेटल इंडेक्स क्या वेरी करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और कल कुछ नया टॉपिक लेंगे, एक इसी तरीके का इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा अपना। आज के लिए इतना ही का, थैंक यू।